हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है लवली खन्ना और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री हब पे। ये मेरी सीरीज द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र का छठा एपिसोड, जहां पर आज हम बात करेंगे वेस्टर्न चालुक्यास और उनके बाद आए यादव एम्पायर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और पहले मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री हब को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। तो जब राष्ट्रकूटों का राइजिंग फेज चल रहा था, तब उन्होंने चालुक्यों को हटाकर वहां पे राज करना शुरू किया था। इसलिए चालुक्यास उनके अंडर एक फ्यूडेटरी की तरह काम करने लग गए। लेकिन जब राष्ट्रकूटों का डिक्लाइनिंग फेज आया, तब चालुक्यों ने इनके खिलाफ विद्रोह किया और खुद को रीएस्टैब्लिश किया अंडर द लीडरशिप ऑफ टाइलर सेकंड। और इस बार इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई कल्याणी को। और अब ये चालुक्यों की आखिरी ब्रांच थी। इसके जो फाउंडर थे टाइलर सेकंड, वो एक कवि थे और इनके दौरान कन्नड़ा लिटरेचर में मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिली थी। इनके बाद इस डायनेस्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर रहे विक्रमादित्य सिक्स्थ, जिन्होंने साउथ में डिक्लाइन हो रहे चोला एम्पायर के रूलर कुलोत्तुंगा फर्स्ट को काफी जंगों में हराया और नॉर्थ में मालवा, छेदी, बंगाल और बिहार तक चालुक्यों की टेरिटरीज को फैलाया। लेकिन विक्रमादित्य सिक्स की मृत्यु के बाद इस डायनेस्टी को कोई भी सक्सेसफुल रूलर नहीं मिला, इसलिए ये डायनेस्टी भी कोलैप्स कर गई। इनके बाद आए यादवास, जो कि सीधा अपना कनेक्शन बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश से। उनका मानना है कि जब द्वारका समुद्र में ढह गई, तब यदु महाराष्ट्र के नासिक में गुजरात से माइग्रेट करके आ गए और वहां पर आके बस गए। यादवों के सेन डायनेस्टी के फाउंडर थे भिमल्ला फिफ्थ, जिन्होंने अपनी कैपिटल बनाई दौलताबाद, यानी आज की देवगिरी को। देवगिरी का किला बहुत ही अभेद्य किला है। भिमल्ला फिफ्थ की मृत्यु के बाद उनके बेटे सिंघन सेकंड गद्दी पे बैठे, जिन्होंने होयसाला वंश के खिलाफ काफी सारी लड़ाइयां लड़ी। सिंघन सेकंड की मृत्यु के बाद मोस्ट ग्रेटेस्ट रूलर रामचंद्र इस गद्दी पे बैठते हैं। रामचंद्र ने नॉर्थ में मालवा के परमार रूलर्स को हराया और गुजरात के वघेला डायनेस्टी के काफी सारी टेरिटरीज पे कब्जा किया और उड़ीसा के ककातिया डायनेस्टी को भी हराया। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो रामचंद्र को झेलना पड़ा 1296 में, वो था अलाउद्दीन खिलजी का घेरा देवगिरी पर। रामचंद्र ने काफी बढ़िया तरीके से देवगिरी के किले को डिफेंड किया और अलाउद्दीन खिलजी को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि देवगिरी का किला अभेद्य है, इसलिए उसने साइकोलॉजिकल वॉर खेली। उसने ये अफवाह फैलाई कि वो जिस सेना के साथ आया है वो काफी छोटी है, उसके पीछे 20,000 घुड़सवारों की एक बहुत बड़ी सेना उसके मामा जलालुद्दीन खिलजी, जो उस वक्त दिल्ली सल्तनत के खिलजी सुल्तान थे, वो भेज रहे हैं। इस अफवाह को सुनकर रामचंद्र थोड़े घबरा गए, क्योंकि उनकी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके बेटे शंकर देव के साथ साउथ इंडिया में मिलिट्री कैंपेन्स पर गया हुआ था। इसलिए रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि कर ली और इस तरीके से यादव डायनेस्टी अलाउद्दीन खिलजी के अंडर एक वेसल स्टेट बन गई। फिर जब अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का अगला शासक बना जलालुद्दीन खिलजी को मारकर, तब रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स पे करने से मना कर दिया और खिलजियों के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह को अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को कुचलने के लिए भेजा और मलिक कफूर ने काफी क्रूरता से इस विद्रोह को कुचला और रामचंद्र को बंदी बना के दिल्ली ले आया। लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव खेला। उसने रामचंद्र को बाकी केसेस की तरह तड़पा तड़पा कर मारने के बजाय
काफी सम्मान के साथ अपने महल में रखा, उसका काफी ध्यान रखा और उसकी हर पसंद और नापसंद का भी ध्यान रखा। उसको फिर समझाकर उसने देवगिरी वापस भेजा और यादव एम्पायर फिर से खिलजियों के अंडर एक वेसल स्टेट बन गया। इससे रामचंद्र काफी परेशान रहे और इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे शंकर देव ने एक असफल विद्रोह किया खिलजियों के खिलाफ और इस विद्रोह को मलिक कफूर ने दोबारा से कुचल दिया और इस तरीके से यादव एम्पायर का भी अंत हुआ और यादव एम्पायर की सभी टेरिटरीज खिलजियों ने जीती और खिलजी डायनेस्टी से लेकर तुगलक डायनेस्टी तक दिल्ली सल्तनत के अंडर ये दक्कन का एरिया रहा, जब तक मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद और फिर दौलताबाद से दोबारा दिल्ली शिफ्ट नहीं कर दी। इस वजह से बहामनी सल्तनत के जितने भी मिलिट्री कमांडर्स थे उनके अंदर आजादी की मांग जाग पड़ी और उसके बाद अगर आपने मेरा बहामनी सल्तनत की वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा क्या हुआ था। तो यादव एम्पायर की लेगेसी की, इस एम्पायर के दौरान मोस्ट फेमस साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन जिनके ऊपर दावा आता है कि इन्होंने पाइथागोरस से पहले ही पाइथागोरस थ्योरम दी थी, हालांकि इनसे काफी साल पहले पुदायन ने दी थी पाइथागोरस थ्योरम, पर काफी लोगों का मानना है कि इन्होंने भी दी थी। भास्कराचार्य एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे। यादव एम्पायर के दौरान ही संत ज्ञानेश्वर ने भक्ति मूवमेंट को महाराष्ट्र में स्प्रेड किया और ध्यानेश्वरी लिखी। यादव एम्पायर के दौरान श्रृंगदेव नाम के एक सिंगर ने संगीत रत्नकार नाम की किताब लिखी, जिसके वजह से उन्हें पैट्रनाइज भी किया गया यादव रूलर्स द्वारा। यादव रूलर्स ने अपनी कोर्ट लैंग्वेज मराठी को डिक्लेयर किया। ये इस एम्पायर की बहुत बड़ी लेगेसी है और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। मुझे बड़ी पेशेंस के साथ सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।